हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। ये टॉपिक आपका साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में भी आपकी बहुत मदद करेगा। तो आज हम जानेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट और कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, और जो कंटेंट गलत आपको पढ़ाए जा रहे थे उनमें सुधार करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको मेहनत पसंद आएगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आपके कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के लिए क्लियर हो गए, दोबारा किसी की भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसकी हिस्ट्री जानने के आपके बहुत फायदे हो जाएंगे। एक तो आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें समझ आएंगी, कैसे इसकी जरूरत पड़ी, कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई, और जितनी भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इससे ही कनेक्टेड है। तो समझते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है। हमें आजादी मिली थी 1947 में। उस टाइम हमारे देश की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज यहाँ से चले तो गए, लेकिन वो हमको सब तरह से तोड़ गए। हमारे देश की बहुत अधिक मात्रा में वो संपत्ति लूट के लेके गए। दूसरा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा उन्होंने करा दिया। उससे जान और माल की बहुत सारी हानि हमें झेलनी पड़ी। तो आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन हमारा देश पूरी तरह से टूट गया था। एक बहुत लंबा समय हमने गुलामी में गुजारा था, और वो भी गुलामी नहीं, अंग्रेज हम पे बहुत सारे टॉर्चर करते थे। हमको इंसान तक नहीं समझते थे वो। तो हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे यहाँ पे जो महान लोग थे उन्होंने समय की नजाकत को समझते हुए कई बार मीटिंग्स की और देश को संभालने की पूरी कोशिश की। तो अपना देश अपने हाथों में आ गया। तो अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस देश की कंडीशन हम कैसे संभालें, क्योंकि इतना बड़ा देश था, इतनी भाषाएं थी हमारे देश में। अगर इसको ऐसे नहीं संभालेंगे तो ये आपस में टूट जाए, भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो जितने भी महान लोग थे सबने मिलकर अपने सुझाव दिए। फिर लास्ट में सबको एक चीज समझ में आई, जो भी देश विकसित है हमसे बहुत आगे है। उन्होंने एनालाइज किया कि वो किस तरह से हमसे आगे है। तो उनको एक चीज समझ में आई कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, और इसका दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे देश को ये आपस में जोड़ कर रखेगा। और जितने भी महान लोग थे उनकी मैं आपको एक खासियत बता दूं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे लाल बाल पाल हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे हमारे अम्बेडकर जी हो, सबकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी उससे पहले भी वो किताब पढ़ रहे थे। और अम्बेडकर जी के बारे में तो आपसे कहें क्या, उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ ही शिक्षा में दे दी। तो उस टाइम के हमारे जो नेता थे, जो महान लोग थे, जो भी हमारे देश का विकास चाहते थे, उनको यही चीज समझ में आई कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम देश को इकट्ठा भी कर पाएंगे और लोगों को सभ्य बना पाएंगे। और शिक्षा से ही हम देश का विकास कर सकते हैं। इससे हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे और हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने भी है। आज भारत में इतने स्कूल और यूनिवर्सिटीज हैं, उससे हमारे देश की तरक्की विकास आप देखेंगे तो हम कितने आगे हैं। और पाकिस्तान भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा कम है। तो वहाँ की कंडीशन आप देखिए, वो हमसे बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इतनी सी बात तो कॉमन है कि आप भी एजुकेशन लेवल की ही तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग लाइन की ही तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी इस चीज का महत्व समझ में आना चाहिए कि एजुकेशन कितनी जरूरी है और इसके लिए कितनी कुर्बानियां भी दी हैं। अगर आपको ये छोटी सी चीजें समझ में आ गई तो आप देखना ये टॉपिक कितना आसान हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। तो सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे उस टाइम आ गई। तो उस टाइम ना तो हमारा बजट अच्छा था, ना हमारी कंडीशन अच्छी थी। तो उन्होंने छोटे मोटे प्रयास किए, एजुकेशन पर छोटा मोटा काम किया। सबसे पहले जो हमारी नीति बनाई गई, जो आयोग हमारे लिए रखा गया, वो था राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण जी को आप जानते होंगे, हमारे दूसरे पीएम रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और आप जो टीचर्स डे मनाते हो, इनकी ही याद में वो मनाया जाता है। तो राधाकृष्ण आयोग जो आया था 1948-49 में आया था। उसके बाद माध्यमिक आयोग आया 1952 में। इसने स्कूल के माध्यमिक लेवल पे काम किया था। उसके बाद मुदालियर आयोग आया था 1953 में। उसके बाद आया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये 1953 में आया था। इसे बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये बहुत ही पावरफुल चीज है, इसको आप समझ लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी क्या है? आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेज हैं, उनको जो ग्रांट देता है, जो परमिशन देता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी खुलेगी या कैसे काम करेगी, या अगर किसी यूनिवर्सिटी को बंद करना है कि ये फेक है, इसमें कुछ भी गलत प्रोसेस हो रहा है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी इसी के हाथों में होती है। अगर यूजीसी चाहे, उसे अगर पता चला कि ये यूनिवर्सिटी कुछ काम गलत कर रही है, तो वो चाहे तो उसको बंद कर सकता है। इसके पास सारी परमिशन है। हमारे देश की सारी यूनिवर्सिटी इसके ही अंडर में चलती है। उनको लाइसेंस यही प्रोवाइड कराता है, उनका लाइसेंस यही कैंसिल कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, यूसीजी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद आया हमारा कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966 तक। और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपका बेस बनाने के लिए था। इससे आप चीजों को लंबे टाइम तक याद रखेंगे। कहानी के तौर पर आप इन चीजों को देखेंगे तो आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम देंगे, सीटेट, टेस्ट, केबीएस, DSSS, आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा, दोबारा इसको देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसका प्रोसेस 1964 से 66 तक चला, लेकिन
जब ये शिक्षा नीति बन गई उसको नाम दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये तैयार हुई 1968 में। उसके बाद हमारी दूसरी नई शिक्षा नीति आई और उसके बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो अभी 2020 में आई है। तो जो अब हम सीरीज पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें सिर्फ 3 नीतियां पढ़नी है। ये 3 नीतियां हमको पढ़नी है इसमें। ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए थी। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में एजुकेशन लेवल का स्टैंडर्ड कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और आज हम एजुकेशन के लेवल में कहाँ पे खड़े हैं। कोठारी शिक्षा आयोग ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन जब इसको बना रहे थे उस टाइम इसका नाम कोठारी शिक्षा आयोग था। कोठारी कमीशन बोलते थे इसे। लेकिन जब इसका मसौदा तैयार किया, इसकी प्लानिंग सारी तैयार हो गई, इसका सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जाना गया। तो आपसे एग्जाम में कभी भी ये सारी नीतियां नहीं पूछी जाती, सिर्फ ये 3 नीति हमारी काम आती है। यही आपसे एग्जाम में पूछी जाती है बार बार और इस पे मैंने इसलिए जोर दिया क्योंकि ये हमारा बेस था। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम बात करेंगे कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग को शिक्षा की गीता भी कहा जाता है क्योंकि ये एक बेस था और इसने ही हमारे एजुकेशन लेवल को बहुत आगे तक बढ़ाया। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसे ही इंग्लिश में कोठारी कमीशन कहते हैं और दूसरा नाम क्या है इसका? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसके साथ 1964 से 66 भी दे देते हैं। ये भी चीज आप याद रखेंगे, इससे आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि यही कोठारी आयोग है। तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद ये हमारा छठा आयोग था। पहली नीति थी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बनी थी। आप इसे छोटी मोटी नीति समझ रहे हो, लेकिन उस टाइम की सबसे बड़ी नीति थी। और अभी आप इसके बारे में आगे जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि उस टाइम हमारे महान क्रांतिकारी कह लीजिए, नेता कह लीजिए या हमारे बुजुर्ग कह लीजिए, उन्होंने इसके लिए कितने प्रयास किए। तो सारे कंटेंट बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया हुआ आपके लिए। और जो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचरों ने गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसमें भी सुधार किया है। तो आपके लिए 2 फायदे हो गए, एक तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और दूसरी वो भी बिल्कुल सही। तो अब जानते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो यही हो गया कि कोठारी आयोग आपको दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे इसका दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक इसी को बोला जाता है। इसका गठन कब किया? 14 जुलाई 1964 को। ये आप डेट याद रखेंगे। और बनकर कब तैयार हुआ? 20 जून 1966 को। जैसे आपको याद हो जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उसकी जो रिपोर्ट थी अम्बेडकर जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को दी थी। वो हमारे राष्ट्रपति थे उस टाइम। तो जब हमारी रिपोर्ट तैयार हो गई तो जो हमारे अध्यक्ष जी थे उन्होंने इसकी रिपोर्ट हमारे शिक्षा मंत्री को दी थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो हमारा कोठारी आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे श्री दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी भी इनको बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वहाँ पे प्रोफेसर भी रह चुके हैं, ये वैज्ञानिक भी रह चुके हैं और इनकी ही देखरेख में सारा काम हुआ था। मैक्सिमम टीचर ने आपको अध्यक्ष के बारे में तो बता रखा है, लेकिन जो उनके सचिव थे और सह सचिव इनके बारे में किसी ने नहीं बताया। जबकि आज एग्जाम में अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो आने वाले टाइम में आपसे सचिव और सह सचिव भी आपसे पूछे जाएंगे और ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे उस टाइम। सचिव हमारे थे JP नायक, सह सचिव थे हमारे JF मैकडूगल। अब दोनों के बारे में जान लीजिए। तो उसका सारा जिम्मा इनके ही ऊपर था, JP नायक जी के ऊपर। और JF मैकडूगल क्यों आपको याद रखना? ये यूनेस्को के सदस्य थे। अब आपको इस आयोग की असलियत पता चलेगी इसके लिए उस टाइम कितनी मेहनत की गई थी। 21 माह की अवधि के दौरान आयोग द्वारा शिक्षकों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए 9000 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया। इंटरव्यू किए गए 9000 लोगों के। 9000 लोग नॉर्मल नहीं थे, शिक्षक थे, अपने अपने सब्जेक्ट के विद्वान थे और वैज्ञानिक थे। बहुत महान लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, 9000 लोगों को। और 2400 ज्ञापनों की जांच की अपनी एजेंसियों के माध्यम से, विज्ञापनों के माध्यम से। और जो 9000 लोग आपको साक्षात्कार देने आए हैं, इंटरव्यू देने आए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन तो गलत नहीं है, उनके कागज तो गलत नहीं है, सारी जांच उन्होंने की। और इतने लोगों ने जब इस पे 21 महीने काम किया तब हमारी 287 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। वही रिपोर्ट थी हमारी कोठारी आयोग। अब एग्जामिनर का कुछ नहीं पता वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके आ जाएंगे। कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं करा रहा कि कुछ पढ़ा दिया कुछ छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको शुरू से एंड तक सारी चीजें मिलेंगी। एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, मैं आपको कहानी के माध्यम से इस चीज को समझा रहा हूँ, तो आप शायद इस चीज को जल्दी से भूलेंगे भी नहीं। क्वेश्चन देखते ही आंसर लगा देंगे क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अध्यक्ष के बारे में हमें पता चल गया, सचिव और सह सचिव के बारे में भी पता चल गया। अब बात आती है कि शिक्षा मंत्री उस टाइम कौन? शिक्षा मंत्री थे MC छांगला। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि अब बच्चे एडवांस होते जा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज हैं उनके पास और आने वाले टाइम में एग्जामिनर स्टैंडर्ड बढ़ाता जाएगा। कहीं से भी चीज पूछ सकता है, पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो सारी चीज देख ली है। प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उस टाइम हमारी 4थी लोकसभा चल रही थी। अब बहुत सारी जगह जो सदस्यों की संख्या वो गलत लिख रखी है, 16 लिख रखी है, लेकिन मैंने विकिपीडिया से सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाली है कि गलत डाटा आप तक नहीं पहुंचे। तो सदस्य उस टाइम थे 17, जिसमें से 12 भारतीय थे, 5 विदेशी थे। ये चीज आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनते हैं कि टोटल सदस्य कितने थे इस आयोग को बनाने में। तो 17 सदस्य थे, 12 भारतीय थे, 5 विदेशी थे।
अब विशेष सलाहकार भी इसमें पूछे जाते हैं कि विशेष सलाहकार कितने थे जो अपने अपने फील्ड के मास्टर थे, तो वो थे 20। अब उसमें इंडियन ही नहीं थे, विदेशी भी बहुत सारे थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना प्रयास उस टाइम किया गया था। जो विदेश के अपने इस फील्ड के महारत थे, जैसे इंग्लैंड के हुए, फ्रांस के हुए, यूके के हुए, यूएसएसआर के हुए, जापान के हुए, जो अपने देशों में इस चीज के लिए, एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे अच्छे लेवल पे, उन सबको बुलाया गया। अब सोचो उस टाइम जब देश की हालत इतनी खराब थी और उस दौरान इतनी बड़ी मीटिंग सिर्फ एजुकेशन के नाम पे की गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत इस चीज पे हुई थी। अब जो ये सारा का सारा हमने डाटा तैयार किया, तो उसमें जो काम किए गए, जैसे एजुकेशन पे काम किया गया, कृषि पे काम किया गया, बुजुर्गों पे काम किया गया, वयस्कों पे काम किया गया, उनके लिए टास्क फोर्स बना दी कि तुम्हारा डिपार्टमेंट ये हो गया, तुम इस पे काम करोगे, तुम एजुकेशन पे काम करोगे, तुम एग्रीकल्चर पे काम करोगे, तुम यूथ पे काम करोगे। तो ये जितनी फोर्स बनाई गई थी वो थी 19। और इसमें क्या पूछा जाता है कि कौन कौन से देश शामिल थे हमारे इस आयोग को तैयार करवाने में। तो यूके था, यूएस था, यूएसएसआर था, फ्रांस था और जापान था। यूके हमारा इंग्लैंड हो गया, यूएस हमारा अमेरिका हो गया, यूएसएसआर ये विश्व युद्ध के बाद टूट गया, जो रशिया है उसे ही यूएसएसआर बोला जाता था, फ्रांस हो गया, जापान हो गया। तो ये 5 ऐसे बड़े बड़े देश थे जो पावरफुल देश थे और विकसित थे। इन्होंने हमारा कोठारी आयोग और ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में बहुत योगदान दिया। तो आपको ये सारी डिटेल याद होनी चाहिए, सिर्फ पेपर के लिए ही नहीं पढ़ना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि हमारे देश के लिए किन किन लोगों का योगदान रहा। आपको वो चेहरे याद रहते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं, जैसे कि टीवी पर आ गया कोई भी महान हस्ती है, उसका चेहरा हमारे सामने आ गया तो हमको उसकी नॉलेज है। लेकिन जो बैकग्राउंड में ऐसे लोग रहते हैं जो पीछे से मेहनत करते हैं लेकिन दिखते किसी को नहीं, और अगर एजुकेशन पे ये लोग इतना काम नहीं करते तो आज कहीं ना कहीं हमारा हाल भी पाकिस्तान जैसा हो रहा होता। तो एक पूरा सिस्टम से आपके लिए सारी चीजें तैयार की हैं, आप 5 मिनट में इन सबको याद कर सकते हैं। तो आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 9000 लोगों ने इसके लिए इंटरव्यू दिए थे, वो भी बहुत महान लोग थे उस टाइम के। और ये सारा लंबा प्रोसेस चलता रहा 21 महीने। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा टाइम इनको क्यों लगा, तो आप अगर देख रहे हैं तो ये हमारा जो टाइम था 1964 से 66 का टाइम था। और आपको याद हो तो 1965 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया था। तो युद्ध के दौरान हमारा आपातकाल घोषित किया जाता है और युद्ध में हम बहुत पिछड़ जाते हैं, लोगों की जान जाती है, हम पैसे से भी कमजोर हो जाते हैं। और वो कंडीशन तब थी जब अकाल की समस्या थी, भुखमरी की समस्या थी, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर भी इन्होंने बहुत फास्ट काम किया। और युद्ध के दौरान आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जो अमेरिका था वो पाकिस्तान की साइड आ गया था। तो जो हमारा गेहूं का आयात होता था अमेरिका से होता था, वो भी बंद कर दिया था उस टाइम। तो हमें बहुत सारी परेशानी उस टाइम देखनी पड़ी, लेकिन उन परेशानियों के बीच देश के विकास के लिए इन्होंने इतना सारा काम किया। तो भाइयों, अब तक हमने जाना कि कोठारी आयोग की जरूरत क्यों पड़ी और उसमें किन किन देशों ने और किन किन लोगों ने भाग लिया। तो अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कोठारी आयोग किस नंबर का आयोग था। तो स्वतंत्रता के बाद अगर पूछे तो वो 6ठा आयोग था, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो पहला बड़ा आयोग था। और अभी तक 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, उनमें पहली एजुकेशन पॉलिसी यही थी। जो पहले की थी वो निम्न स्तर पे थी, और जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है यही 3 पॉलिसी पूछी जाती है। तो पहली पॉलिसी यही है, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ये हमारी पहली पॉलिसी थी। 1964 से 66 में इसका मसौदा तैयार किया गया था और ये लागू कब हुई थी? 1968 में। तो ये आप याद रखेंगे, 6ठा आयोग था स्वतंत्रता के बाद, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कोठारी आयोग थी। रिपोर्ट में 4 उपखंड थे। जो हमारा आयोग था वो 12 खंडों में बांटा गया था और उसके 4 उपखंड थे। पहला क्या था? सामान्य मुद्दे। देश में उस टाइम जो सामान्य मुद्दे थे, गरीबी, कृषि, जो भी सामान्य मुद्दे उस टाइम के थे। दूसरा था शिक्षा के चरण, एजुकेशन पे तो काम किया ही है इस पॉलिसी में। तीसरा था सिफारिशें और कार्यालय। तो जो हमारे अध्यक्ष जी थे, हमारे सचिव जी थे, उन्होंने हमारी गवर्नमेंट से बहुत सारी सिफारिशें की इस आयोग के लिए। तो जो हमारी तीसरी धारा है उसमें इसके सिफारिशें और इसके कार्यालय कि कहाँ हम मीटिंग अरेंज करेंगे और हमें क्या क्या सुधार चाहिए, वो सिफारिशें इसमें की गई थी। और चौथा उपखंड जो था उसमें थे अन्य कागजात, जो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो थे इसमें। आयोग के 4 मुख्य विषय क्या थे? कृषि व उद्योगों का आधुनिकीकरण। उनको पता था कि हमारा देश कृषि पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास जो जमीन है वो तो उतनी ही रहेगी, तो हम कृषि को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसका आधुनिकीकरण करके, उसमें जो कमियां हैं उनको खत्म करके, और साथ ही साथ उन्होंने उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी बोला कि जो हमारे उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा दें, उनसे हम प्रोडक्शन हम अपने आप यहीं पे करेंगे, चीजों को हम यहीं पे बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कृषि और उद्योगों का आधुनिकीकरण। राष्ट्रीय एकता व सामाजिकता को बढ़ावा देना। हमारा देश अंग्रेजों ने बिल्कुल तोड़ के रख दिया था, आपस में जात पात, एक दूसरे से भेदभाव, ये कंडीशन उन्होंने बहुत सारी रख दी थी हमारे आगे। हिंदू और मुस्लिमों को तो कभी पता ही नहीं था कि हमारे बीच में इतनी बड़ी गहरी खाई अंग्रेजों ने पैदा कर दी। वो आज तक लड़ रहे हैं, अंग्रेज अपने घर पे बैठे
हिंदू मुस्लिम हमारे देश में लड़ रहे हैं, तो वो एजुकेटेड लोग थे, समझदार लोग थे, उनको पता था कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो सबका साथ चाहिए। अगर हम जितने टूट जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी मन में रखेंगे, तो हम विकास ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने राष्ट्रीय एकता और सामाजिकता पर जोर दिया। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण, उनका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही था कि शिक्षा का आधुनिकीकरण हमें करना है, शिक्षा को अच्छे लेवल तक बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि हम जितनी अच्छी एजुकेशन बच्चों को देंगे उतने ही अच्छे हमारे यहाँ डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, हर फील्ड के जो बच्चे तैयार होंगे वो शिक्षा से ही होंगे। और इन सब में सबसे बड़ा योगदान आपका ही है, क्योंकि आप टीचर ही एक अच्छे समाज की नींव रखते हैं। क्योंकि बच्चे चाहे किसी भी लाइन में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन उनको बनाने का काम आपका ही है। आप ही उन पे मेहनत करते हैं, आप ही उनको तैयार करते हैं, उनको इस लायक बनाते हैं। तो आप भी कोशिश करें जब टीचर बने तो बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन कभी ना दें, जितना हो सके अच्छी से गाइड करें। अगर चीज आपको नहीं आती है, भूल जाते हैं, आप इंसान हो, कंप्यूटर नहीं हो, हर किसी में भूलने की आदत होती है, लेकिन एक अच्छा टीचर वही है जो समय के साथ चीजों को सीखता जाए। कभी भी आपको ये नहीं समझना कि हमें सारी चीजें आती हैं, सारा ज्ञान हमारे अंदर है, हमें और कुछ नहीं सीखना आगे, ये आपकी गलतफहमी है। समय के अनुसार चीजें परिवर्तित होती रहती हैं, नए नए चेंजेस आते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। और एक अच्छे टीचर की निशानी यही है कि समय के हिसाब से वो चेंज हो जाए। तो बस टीचर को इतना ही परिवर्तन करना है अपने अंदर। सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, अब इनकी जरूरत क्या पड़ गई? अगर हम नैतिक मूल्यों का विकास नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाए? आपके लिए छोटी चीज हो सकती है, लेकिन इस देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप मान के चलो IAS ऑफिसर बन गए, अगर आपके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है तो आप लोगों की परेशानी क्या समझेंगे? जबकि आपको पद मिला है लोगों की समस्या समझने को, उनकी दिक्कतें खत्म करने को। जब आपके पास इतनी फैसिलिटी हो जाएगी, अच्छी इनकम हो जाएगी, अच्छा बंगला हो जाएगा, घर गाड़ी सब कुछ हो जाएगा, तो आप उनकी कंडीशन क्या देखेंगे? आपको जरूरत क्या है उनके साथ परेशान होने की? तो यही चीज उन्होंने समझाई है कि नैतिक मूल्यों पे, आध्यात्मिक मूल्यों पे और सामाजिक मूल्यों पे काम करना है। कि IAS ऑफिसर आप बन रहे हो तो आपको ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि जितने लोग परेशान है, गरीबी, शिक्षा, कृषि, उद्योग, जो भी लोगों की समस्या है, उनका समाधान करने के लिए आपको ये पद दिया गया है। और इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो हम किससे उम्मीद करेंगे? हर कोई इंसान इस काबिल नहीं होता, एजुकेटेड नहीं होता, हर कोई अच्छे घर से नहीं होता, हर कोई हर किसी चीज में सक्षम नहीं होता। बहुत सारे गरीब लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग हैं, उनकी मदद आपको ही करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये जब कर पाएंगे जब आपके अंदर ये नैतिक मूल्य होंगे। तो इन पे उन्होंने बहुत जोर दिया। लेकिन आज की जो हमारी एजुकेशन है वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो गई है। बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज को पढ़ने से आपको ये नौकरी लगेगी। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी कमी यही है, कोई भी स्कूल और टीचर इन चीजों को प्रीफरेंस ही नहीं दे रहा। और टीचर ही बच्चों को नैतिक मूल्यों को नहीं समझाएंगे तो बच्चे सीखेंगे भी कैसे? आपको ये चीजें अभी से उनके अंदर डालनी पड़ेंगी, तभी वो बड़े होकर किसी की मदद कर पाएंगे। और अगर आप किसी बड़े पद पर हैं और किसी की अगर आप मदद भी नहीं कर पाए तो आपकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप याद रखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, जो मैंने बताया था कि वहाँ पे प्रोफेसर रहे थे हमारे दौलत सिंह कोठारी जी। और ये UGC होता क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उनका रजिस्ट्रेशन, नामांकन इनके द्वारा ही होता है। ये अगर किसी को चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो जो ये आयोग तैयार कराया गया था उसमें कहा गया था कि 1/3 सीटें किसकी रहेंगी? UGC की। UGC के जो मेंबर हैं उनकी सीटें रहेंगी 1/3। ये आपको याद रखना है। जो हमने देखा था कि आयोग के निर्माण में 17 सदस्य थे, तो उसमें से 1/3 कौन से होंगे? UGC के सदस्य होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने सदस्य आयोग में भाग लेंगे? तो 1/3 लोग थे। तो भाइयों अब देखते हैं कि आयोग की गवर्नमेंट से क्या सिफारिशें थी। तो अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि कितनी सिफारिशें थी, तो 23 सिफारिशें आयोग ने गवर्नमेंट से की। क्या थी सिफारिशें? पूरे देश में एक शिक्षा पैटर्न होना चाहिए 10+2+3, जो आज तक चलता आ रहा था। पहले बच्चा 10th करता था, फिर उसके बाद +2 करता था, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन करता था। ये पैटर्न था। फिर उन्होंने क्या कहा, जो किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी जो प्री एजुकेशन दे रहे हैं उनका नाम चेंज करके उन्होंने प्री प्राइमरी कर दिया। इसमें 3 साल तक के बच्चे पढ़ते थे। जो आज नई NEP बनी है, इसको बाल वाटिका और आंगनवाड़ी के नाम से बोला है, वही थी ये प्री प्राइमरी। तो आज हमने जो सुधार किया है, देखो उस टाइम में भी ये चीजें थी। उसके बाद आ गया लोअर प्राइमरी, इसमें 3rd से 4th क्लास तक के बच्चे होते थे। अपर प्राइमरी में 5th to 8th होते थे। जूनियर सेकेंडरी, ये आपका माध्यमिक आ गया 9th से 10th तक। सीनियर सेकेंडरी 11th और 12th क्लास के बच्चे हो गए इसमें। हायर एजुकेशन के लिए 3 साल की ग्रेजुएशन थी। ये स्ट्रक्चर था हमारा कोठारी आयोग का। तो आप याद रखेंगे ये स्ट्रक्चर चेंज होते गए। तो 1968 में ये स्ट्रक्चर था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉलेज में मैक्सिमम कितने दिन क्लासेस लगेंगे, कितने घंटे क्लास लगेंगे या कितने वीक क्लास चलेंगे, वो हमसे पूछे जाते हैं। तो मैंने कॉलेज और स्कूल दोनों का लिख दिया है। कॉलेज के लिए 234 दिन कम से कम या 39 सप्ताह या अधिक से अधिक 1100 से 1200 घंटे तक उनको एजुकेशन देनी थी।
अब बात आ जाए स्कूल लेवल पे, तो स्कूल लेवल पे कम से कम 216 दिन स्कूल लगना चाहिए या 36 सप्ताह। कॉलेज वालों के लिए 1100 से 1200 घंटे थे और स्कूल वालों के लिए 1000 घंटे। तो आप ये चीज याद रखेंगे, कॉलेज पे 234 दिन, स्कूल में 216 दिन। कॉलेज में 39 हफ्ते, स्कूल में 36 हफ्ते। कॉलेज में 1100 से 1200 घंटे तक, स्कूल में 1000 घंटे तक। प्रतिदिन कितने घंटे एजुकेशन देनी ये हमसे पूछ ले जाए तो 8 घंटे प्रतिदिन। ये स्कूल कॉलेज दोनों का है, बिल्कुल कॉमन लॉजिक है। आप एक बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें। उसके बाद क्या कहा, 14 वर्ष तक अनिवार्य प्लस निःशुल्क शिक्षा। ये चीज आप याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट। 14 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए एक तो अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है, प्लस निःशुल्क शिक्षा, फ्री में एजुकेशन उनके लिए। अब उसके बाद क्या कहा ये भी आप याद रखेंगे, प्रशिक्षित अध्यापक। अब हमें यहाँ पे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देनी है, ऐसे टेम्परेरी हम टीचर नहीं रख सकते। सारे के सारे टीचर जो भी होंगे वो आपकी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के बाद ही यहाँ पे आएंगे। टीचरों की पदोन्नति करनी है, वेतन अच्छा देना है और आवास की सुविधा उनको देनी है। क्योंकि अगर उनको अच्छा वेतन मिलेगा, उनको पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। और पहले टीचरों की क्या दिक्कत होती थी, उन बहुत दूर दूर स्कूल पढ़ते थे, पढ़ाने के लिए अपने घर से काफी दूर उन्हें जाना पड़ता था, तो उनके लिए आवास की भी मांग हुई। प्रशिक्षित अध्यापक, ट्रेंड टीचर, पदोन्नति, वेतन, आवास, ये चीज आप याद रखेंगे। टीचर हमको चाहिए ट्रेंड, क्योंकि हमें देनी क्वालिटी एजुकेशन। अगर टीचर को ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को क्या ज्ञान देगा। और आपको बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। आपको अगर किसी चीज के बच्चों को नॉलेज देनी है, किसी टॉपिक का ज्ञान देना है, तो आप पहले से उस टॉपिक की अच्छे से तैयारी करेंगे। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितने भी दिन आपको लगे, अच्छे से तैयारी करिए। फिर उस चीज को अच्छे से अच्छे लेवल पे आप बच्चों को देंगे। क्या पता वही छोटी चीज उस बच्चे के आगे भविष्य में क्या काम कर जाए। निःशुल्क पाठ्य सामग्री, किताबें हैं, लेखन सामग्री है, जो भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हमारी सामग्री है वो निःशुल्क दी जाए बच्चों को। जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के बिना समानता के एजुकेशन आपको देनी है। आपको ये नहीं देखना किस जाति का है, कौन सा लिंग है, किस धर्म का है, ये आपको कुछ नहीं देखना। आपको एजुकेशन देनी है, सबको समान रखना है। लड़के लड़की का फर्क नहीं करना, हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं करना, कोई सी भी जाति कोई फर्क आपको नहीं करना, बिल्कुल समान एजुकेशन सबको देनी है। पिछड़े वर्गों को शिक्षा व छात्रवृत्ति, पिछड़े लोगों जो एससी हो गए, जैसे एसटी हो गए, जनजाति टाइप के लोग, इनको भी शिक्षा दें अच्छे लेवल पे। साथ ही उनको छात्रवृत्ति दें जिससे कि उनको पढ़ने में दिक्कत महसूस ना हो। महिलाओं की शिक्षा, लेडीज की शिक्षा पे भी जोर दिया, उनके लिए स्पेशल स्कूल और छात्रावास भी बनवाए गए। 3 भाषा फॉर्मूला, ये आप याद रखेंगे। आज जो हमारी एनईपी आई है उसमें भी 3 भाषा फॉर्मूला लगाया गया है। ये उस टाइम फॉर्मूला था जिस टाइम हमारे देश की हालत इतनी खराब थी। तो 3 भाषा फॉर्मूला या 3 भाषा फॉर्मूला क्या था, इस फार्मूले के अनुसार आप जो एजुकेशन देते बच्चों को 3 भाषाओं में देते। पहली मातृभाषा हो गई, जो हमारी क्षेत्र की भाषा है, जो हम कॉमन बोलते हैं। दूसरा केंद्र की भाषा, जो हमारे सेंटर में भाषा है वो आपको आनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो सकती है। तीसरी हो गई विदेशी भाषा, इसमें मैक्सिमम अंग्रेजी होती थी। उसका कारण क्या था, जो हमारे यहाँ पे पहले स्कूल थे वो अंग्रेज के शासनकाल के थे और अंग्रेज ही टीचर होते थे, तो वो अपनी एजुकेशन इंग्लिश में हमें देते थे, हमको वो इंग्लिश में तैयार करते थे। अपनी जरूरत के हिसाब से वो हमको अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो उसका फर्क हमारी लाइफ पे ये पड़ा। तो विदेशी भाषा जो सबसे ज्यादा हमारे स्थायित्व, जो हमारे जीवन में आई, वो थी अंग्रेजी भाषा। लेकिन जो एनडीपी आई है 2020 में, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते, जो लैंग्वेज आपको सीखनी है उसके अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिए। इनमें से कोई सी भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता। 1 से 2 बार आप देखेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई ऐसी बड़ी चीजें नहीं है, बिल्कुल जनरल फैक्ट्स हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाना आपको, बिल्कुल कॉमन चीजें हैं। सिर्फ कहानियों की तरफ चीजों को देखिए। तो भाई और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। शैक्षणिक व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.9% से बढ़ 6% करने का आग्रह किया। जो हमारी एनईपी 2020 आई है उसमें हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हम एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करेंगे। तो ये मांग ऑलरेडी इस आयोग ने बहुत समय पहले कही थी। 1985-86 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य था। शैक्षिक माध्यमिक व उच्च स्तर के लिए न्यूनतम पैमाना 1-2-3 के अनुपात में रखना। टीचर का रेशियो है, प्राइमरी लेवल पे 1, माध्यमिक में कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, उच्च स्तर पर कम से कम 3 टीचर होने चाहिए। ये रेशियो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि पहले टीचरों की बहुत शॉर्टेज थी। छात्रों के शारीरिक कल्याण, तो बच्चों की हेल्थ को लेकर ये भी बहुत जागरूक थे और होना भी चाहिए। एज ए टीचर आपका भी यही लक्ष्य है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन ही नहीं देना, उनका सर्वांगीण विकास करना है। शारीरिक विकास में उनमें से एक महत्वपूर्ण पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का शरीर ही खराब होगा तो उसके बाद वो एजुकेशन ले भी लेगा तो कहीं ना कहीं वो अधूरा ही फील करेगा लाइफ टाइम अपने आप को। प्राथमिक स्तर नामांकन की आयु 6 वर्ष कम से कम, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। पूछा जाता है कि बच्चे का एडमिशन किस उम्र में होगा, कम से कम एज क्या रखी उन्होंने, तो 6 साल के बच्चे का एडमिशन होगा। शिक्षा को वैज्ञानिक व तकनीकी से जोड़ा जाए, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन से भी।
बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा है। एक तो उन्होंने विज्ञान और तकनीकी से जोड़ने को कहा है एजुकेशन को, साथ ही साथ जो एजुकेशन है वो हमारे जीवन से जोड़ के पढ़ाई करनी चाहिए। इससे हमारे कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक क्लियर रहेंगे और हमारी लाइफ में काम भी ज्यादा आएंगे। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया, प्रौढ़ शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षण के तरीकों को बदलने के लिए कहा। विषय विभाजन 9 के बदले कक्षा 10 के बाद। अब आप देखते होंगे कि 9th क्लास के बाद हमें सब्जेक्ट चेंज करने पड़ जाते हैं। कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई साइंस ले लेता है, लेकिन इस आयोग ने कहा था कि 9वीं क्लास नहीं 10वीं क्लास के बाद होना चाहिए। 25% माध्यमिक स्कूल, व्यावसायिक स्कूल, 25% स्कूल को उन्होंने व्यावसायिक स्कूल के लिए कहा। जिला स्तर पर निर्देशन ब्यूरो। निर्देशन ब्यूरो क्या है कि आपको गाइडेंस देगा, वो आपको बताएगा कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह की सामग्री हमें यूज करनी है, किस तरह के शिक्षण कौशल हमें यूज करने हैं। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष शिक्षा के बाद। जो आप कोई भी सार्वजनिक परीक्षा दोगे उसके लिए कम से कम 10 साल आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारी 12th और यहाँ तक की ग्रेजुएशन भी मातृभाषा में हमें शिक्षा देंगे। तो भाइयों ये था हमारा कोठारी आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है। अब आप कहेंगे कि ये और आयोगों से किस तरह से अलग था, तो आपने अभी तक समझा होगा सिर्फ यही एक आयोग ऐसा था जिसमें एजुकेशन के साथ साथ कृषि पे ध्यान दिया गया, उद्योगों पे ध्यान दिया गया, गरीबी हटाने पे ध्यान दिया गया, लोक कल्याण पे ध्यान दिया, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिकता पे ध्यान दिया गया और देश के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन सब पे इनमें ध्यान दिया गया। सिर्फ 2 चीजें इनके अंडर में नहीं आई थी, एक थी चिकित्सा, दूसरा कानून व्यवस्था। उसके अलावा सारे मुद्दों पे इन्होंने ध्यान रखा। तो हमारी एजुकेशन को एक दिशा और दशा देने का जो महत्वपूर्ण काम किया वो किया कोठारी आयोग ने। तो भाई देखते हैं इतनी सारी मेहनत का फल हमें क्या मिला। जो इतने सारे सुझाव और सिफारिशें इस आयोग ने दी उनसे हमारे लिए क्या सिलेबस तैयार हुआ, एजुकेशन का कौन सा स्तर हमारे लिए उन्होंने तैयार किया। तो सबसे पहले हमारा प्री प्राइमरी। एग्जाम में आपसे एज पूछी जाती है कि कोठारी आयोग के हिसाब से बच्चे की स्टार्टिंग और विद्यालय खत्म होने की एज क्या थी। तो 3 साल से 18 साल तक बच्चे की पढ़ाई होनी थी। प्री प्राइमरी हमारा 3 साल से 5 साल के बच्चों के लिए था। इसमें क्या क्या कराया जाता था, बच्चों को साफ सफाई, खान पान, बातचीत करने व समायोजन के कौशलों का विकास करना। जो आज 2020 की एनईपी में आंगनबाड़ी और बाल वाटिका के नाम से जो चीज है वही है प्री प्राइमरी। यहाँ पे बच्चों को बस खेलना कूदना, साफ सफाई, खाना पीना, बातचीत, समायोजन, बस यही चीज सिखाई जाती है। अब इसके बाद हमारा प्राइमरी स्तर है। प्राइमरी स्तर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और माध्यमिक को भी 2 में डिवाइड किया है। तो निम्न प्राथमिक स्तर हो गया, दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर हो गया। इसमें पहली से 4th कक्षा तक के बच्चे, इसमें 5वीं से 8वीं तक के बच्चे थे। पाठ्यक्रम में मातृभाषा, सामान्य गणित, पर्यावरण, स्वास्थ्य, क्रियात्मक। तो जो निम्न प्राइमरी का बच्चा था उसके लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य और क्रियात्मक ये 3 चीज याद रखेंगे। निम्न प्राथमिक के बाद मैथ तो सब में ही है, कॉमन है। उच्च प्राथमिक शिक्षा, इसमें 2 भाषाएं, एक क्षेत्रीय एक राष्ट्रीय है। अब इसमें क्या क्या बढ़ गया, देखो मैथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे बढ़ गया विज्ञान, कला, व्यायाम, शिक्षा, नैतिक अध्ययन। यही चीज आगे आगे बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। उसके बाद आ गया निम्न माध्यमिक स्तर, इसमें 3 भाषाएं हो गई, यहाँ पे 2 थी अब यहाँ पे 3 हो गई। गणित भी है, विज्ञान भी है, सामाजिक बढ़ गया, कला भी है, यहाँ पे व्यायाम भी है, कार्य अनुभव भी है, नैतिक अध्ययन भी है। वही विषय है, बस एक एक 2 बढ़ते जा रहे हैं बस। उच्चतर माध्यमिक ये 11वीं से 12वीं क्लास के बच्चे के लिए, यहाँ पे एक भाषा कम कर दी, 2 भाषाएं होंगी, एक भारतीय एक विदेशी। तो ये भाषाएं याद रखेंगे। उच्च प्राथमिक में 2 थी, निम्न माध्यमिक में 3 हो गई, उच्च माध्यमिक में फिर से 2 हो गई। 11वीं और 12वीं में जो आपके विषय डिवाइड कर दिए जाते हैं वही सारी चीजें हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। एक अतिरिक्त भाषा, कोई भी 3 विषय यहाँ पे आप ले सकते हैं। हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, समाज शास्त्र हो गई, आर्ट हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, भूविज्ञान, गृह विज्ञान, कला यहाँ पे भी है, व्यायाम भी है, कार्य अनुभव भी है, नैतिक अध्ययन भी है। सारी चीज वही है, बस बढ़ते गई है। ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा देंगे। 11th और 12th में हम क्या सिलेबस पढ़ रहे हैं वही सिलेबस है। उसके बाद ग्रेजुएशन हो गई 3 साल की, पोस्ट ग्रेजुएट भी 2 से 3 साल हो गए, अनुसंधान ये भी 2 से 3 साल हो गए। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो पूछी जाती है एज, ये आप याद रख लेंगे। प्री प्राइमरी 3 साल का बच्चा आएगा यहाँ पे। उसके बाद निम्न प्राथमिक स्तर हमारा होगा 1ली क्लास से 4th क्लास तक। तो पहले का बच्चा 6ठी में आ गया, फिर 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में। 5 से 8 के लिए 10, 11, 12, 13। 9वीं और 10वीं में 14 से 15 साल का हो गया बच्चा। और 11वीं 12वीं में 16 और 17। ये 18 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कोई भी बैच 1 साल का होता है। अच्छा जब 12th कंप्लीट करता है तो वो 18 साल का हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज याद रखनी है कि कोठारी आयोग के हिसाब से एज कितनी थी, 3 साल तो स्टार्टिंग एज थी और 18 साल उसके खत्म होने की एज थी। दूसरा, बच्चे की एडमिशन की एज कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 6 साल प्राथमिक स्तर पे। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी एग्जाम में नहीं आता। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो में कोई कमी महसूस हो तो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो आज इसका पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका दूसरा पार्ट लेके, दूसरी एनईपी 1986। थैंक यू।